हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7वां का अध्याय 4 वायु। हमारा पृथ्वी चारों ओर से वायु के घनी चादरों से घिरा है, ये जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी है वह चारों ओर से एक मोटे परत से जब घिरा हुआ है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी सारे जीव हैं वह जीवित रहने के लिए किसी न किसी रूप से वायुमंडल पर ही निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए भी वायु प्रदान करता है। वायुमंडल से जो गैस होता है वह हमें सांस लेने के लिए भी प्रदान करता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। जो सूरज से आती है हानिकारक प्रभाव, उससे भी हमें रक्षा करता है। यदि यह चादर नहीं होता तो सूर्य से आने वाले किरण सूर्य की गर्मी से तपता और रात को पूरा ठंडा हो जाता। कहने का मतलब यह है, अगर यह परत नहीं उपस्थित नहीं रहता, हमारे पृथ्वी पर अगर यह परत उपस्थित नहीं रहता, तो जो सूर्य से आने वाले जो किरणें हैं वह पूरे पृथ्वी पर मिल जाता। यानी जितना गर्मी है वह सारे गर्मी ये पृथ्वी पर आ जाता और रात के समय में ये सारे गर्मी पृथ्वी से बाहर निकल जाता। ठीक है, लेकिन ये जो वायुमंडल का हमारा चादर है, पृथ्वी को जो ढका हुआ एक चादर है, वह हमें सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणें, जितने भी हानिकारक किरणें हैं उनको बाहर ही भेज देता है इस तरीके से, और कुछ मात्रा में किरण को पृथ्वी पर भेजता है और रात के समय में इसे बाहर निकलने नहीं देता है। जो किरण बाहर निकल रहे हैं उसे बाहर निकलने नहीं देता है। इस तरीके से उसे बाहर निकलने नहीं देता है, इधर नीचे ही आ जाता है। तो यह है हमारे वायुमंडल के कार्य। ठीक, ये समझ गए। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। यह वायुमंडल ही पृथ्वी के तापमान को हमें रहने योग्य बनाता है। अभी चर्चा कर लेते हैं वायुमंडल के संघटक। तो वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वायु का उपयोग मुख्यतः हम सांस लेने के लिए ही करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो गैस हैं जो वायुमंडल में बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपको पहले से अवगत होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा पर पाए जाते हैं। इसके लिए एक चार्ट है, पाई चार्ट, इससे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 78% यहाँ आपको देखने को मिल रहा है और ऑक्सीजन 21% है। हाँ, और बाकी गैस जो यहाँ 1% बचा है, इस 1% के अंडर में बाकी सारे गैस आते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं और इन गैसों के अलावे कुछ धूलकण भी पाए जाते हैं जो हवा के साथ मौजूद रहते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैले हुई एक परत होती है जो ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। यानी पृथ्वी है और ये कार्बन का परत है। ऊपर वाला जो परत दिख रहा है ये कार्बन का परत है। अगर ये परत मोटा हो जाए तो इस पर जो सूर्य से आने वाले किरण है, इधर ये सारे किरण पृथ्वी के अंदर आ जाएंगे। सारे किरण नहीं, जो लाभदायक किरण है वही किरण पृथ्वी के अंदर आ जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के मोटे परत होने के कारण यह जो निकलने वाले गैस हैं या तापमान है, जैसे कि पहले ही समझे कि अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो सारे तापमान बाहर निकल जाते। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत बन जाए तो एकदम भी ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगा, जिससे हर टाइम पृथ्वी का तापमान
बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, यह है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो इस पर गैस जितना मात्रा में घुसा है, यहाँ पर सूर्य से आने वाले प्रकाश जितना मात्रा में घुसा है, उसके कुछ अंश यहाँ रहकर, कुछ अंश यहाँ पर रहकर बाकी सारे बाहर निकल जाते हैं, बाकी सारे अंश बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की परत होने पर वह गैस बाहर निकलेंगे, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ग्रीन हाउस का मतलब होता है, अगर आप कहीं गांव में घूमे होंगे, कृषि क्षेत्र में घूमे होंगे, तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार के घर बने हुए होते हैं, जिस पर तापमान को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें जो तापमान अंदर घुसा है वह तापमान बाहर नहीं निकलेगा। इसी को ग्रीन हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसके अभाव से धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी भी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो पृथ्वी का तापमान घट जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो पृथ्वी का तापमान, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर कम है तो पृथ्वी ठंडा हो जाएगा। यानी उसका एक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। जैसे उसके लिए पेड़ है, पेड़ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखते हैं, किंतु अभी कारखाने, घर, ये सब के धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक है, बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ रही है और अभी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसे कहते हैं भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आशा करता हूं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ गए होंगे। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलता है। पृथ्वी पर जो बर्फ जमा हुआ है वह बर्फ भी पिघलता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। ठीक, दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ पेड़ पौधे, पशु लुप्त हो रहे हैं। इसी तापमान के कारण ही बहुत से पेड़ पौधे, पशुएं लुप्त हो जा रहे हैं और नए किस्म के आ रहे हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए कोई हानिकारक भी है या तो कोई लाभदायक भी है। चलिए इधर चर्चा कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन हमारे ऑक्सीजन के साथ फेफड़े में चले जाए तो क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। हमें तो पता है कि हम ऑक्सीजन श्वास के रूप में लेते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन हमारे शरीर में आ जाए तो क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। नाइट्रोजन सबसे अधिक वायु में पाया जाने वाला गैस है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाइट्रोजन हमारे शरीर में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में आ सकते हैं, है ना। तो जब हम सांस लेते हैं, फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी चले जाते हैं। सांस लेते हैं तो फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी चले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। हमारा फेफड़ा ही एक ऐसा तंत्र है जहां पर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ चले जाते हैं, जिसे बाहर निकल दिया जाता है। परंतु पेड़ पौधे के अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे अपने जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिना नाइट्रोजन के पेड़ पौधे में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में वो नाइट्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है ना। पेड़ पौधा सीधा नाइट्रोजन को नहीं ले पाता है। ठीक है, मिट्टी में उस पौधे के जड़ में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए ज़्यादातर दलहन के पौधे में एक जड़ में एक विशेष किस्म के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनका नाम है राइजोबियम। नाम नोट कर लीजिए, राइजोबियम एक सूक्ष्मजीव है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए सहायता प्रदान करता है। वह जड़ में एक गांठ समान आकृति उत्पन्न करती है,
जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को लेती है और वहाँ पर स्तरित करती है। इसीलिए कहा जाता है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए बार बार कृषि बदलती रहनी चाहिए और उसके साथ दलहन एवं तिलहन की पौधे ज़्यादा लगाए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला दूसरा गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मनुष्य और पशु ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं और हरे पादप ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है ना। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वृक्ष से ही सारा ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए वृक्ष काटने से ऑक्सीजन की क्षति हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घट सकता है। इसीलिए कुछ विशेष धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वृक्षों की पूजा करना चाहिए। वो सच है, वृक्ष एक देवता के रूप में है। बिना वृक्ष के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। ऑक्सीजन की कीमत बहुत अधिक रुपया में मिलता है। एक पेड़ अपने जीवन काल में लगभग 1 करोड़ रुपया से ज़्यादा का ऑक्सीजन हमें प्रदान करती है। इस हिसाब से पेड़ हमारे लिए सबसे बड़ी मां समान कहा जा सकता है। पेड़ के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और अपने परिवार वालों को भी पेड़ लगाने पर प्रोत्साहित कीजिए। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई बेकार गैस नहीं है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं कर पाते और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ अगर नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तब जाके क्षति हो सकता है। लेकिन अगर पेड़ हम ज़्यादा लगा दिए हैं और धुआं भी कर रहे हैं तो उसमें कोई हमारे इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सारे कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ सोख लेंगे और हमें ऑक्सीजन दे देंगे। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। मनुष्य पशु द्वारा बाहर छोड़े जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। लेकिन अगर यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधन के जलाने से गड़बड़ा जाता है, इसके लिए पेड़ ज़्यादा लगाना है। वह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करता है। जितना अधिक कोयला जलेगा उतना टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, इस पर ध्यान दें। जब वायु गर्म होता है तो फैलती है और हल्का होकर ऊपर उठती है। जितना वायु हल्का होगा वह ऊपर की ओर उठेगा और वायु अगर गर्म होगा तो वह हल्का होता है और ऊपर की ओर उठता है। इसीलिए गर्म वायु ऊपर उठता है और ठंडा वायु नीचे रहता है। ठंडा वायु सघन और भारी होता है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र ठंडे वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाते हैं और इस प्रकार वायु का चक्र चलता रहता है। यह हमारे पृथ्वी है। इस पर अगर गर्म वायु है तो नीचे गर्म वायु है तो वह गर्म वायु ऊपर की ओर उठेगा। यहाँ गर्म वायु है पूरा, तो यह वायु ऊपर की ओर उठेगा और ये जो यहाँ का तो वायु क्षेत्र खाली हो गया, ये वाला क्षेत्र वायु से खाली हो गया, तो यहाँ पर जो ठंडे वायु है, ठंडे इलाके के वायु हैं, वह वायु यहाँ पर आने का
आएंगे। तो वही इसी को कहते हैं वायु चक्र। गर्म वायु ऊपर उठना और ठंडे वायु उस क्षेत्र में आना, इसी को कहते हैं वायु चक्र। ठीक, अब पढ़ लेते हैं वायुमंडल की संरचना। तो हमारा जो वायुमंडल है वह 5 परतों में विभाजित है। हमारा वायुमंडल कितने परत में विभाजित है? 5 परत में विभाजित है। ठीक है, यह क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिष्मंडल, इसने 5 प्रकार में विभाजित किए हुए हैं। चलिए इसे फिगर से समझते हैं। ये रहा इसका चित्र, जिसमें सबसे नीचे आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर बाह्य मंडल और उसके ऊपर बहिष्मंडल। चलिए इस सब के कार्य के बारे में पता कर लेते हैं और कितना दूर में है। तो देखिए, ये जो क्षोभ मंडल है, यह परत वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम के लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण परत के अंदर होता है, इसी परत में होता है। यह जो क्षोभ मंडल जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। इसी मंडल की जो ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है। यह मंडल वायु में हमें सांस लेने के लिए करता है। जितने भी मौसमी क्रिया होते हैं ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल, इसे इसका नाम कहा जाता है सम प्लस ताप मंडल, यानी इस मंडल में ताप समान रहता है। यह मंडल में ताप पूरी समान रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसमी सभी घटनाओं को लगभग मुक्त होता है। यहाँ पर मौसमी घटना नहीं होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर परिस्थिति हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श है। यहाँ पर कोई मौसमी क्रिया नहीं होती है, इसीलिए हवाई जहाज के लिए यहाँ पर कोई रोक नहीं मिलता है और हवाई जहाज इस मंडल पर उड़ते हैं। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ है, यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस यहाँ पर पाई जाती है और ओजोन गैस सूरज से आने वाली परावैंगनी हानिकारक किरण को से हमारे लिए यहाँ रक्षा प्रदान करती है। अगर यह ओजोन नहीं हो तो हमारे यहाँ सारे परावैंगनी किरण आ जाएंगे और मनुष्य या जीव जंतु के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक है, ओजोन पृथ्वी की माँ कहा जा सकता है। पृथ्वी को बचा के रखती है ओजोन। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी को अपनी माँ मानते हैं, उसीलिए ओजोन को उसके हिसाब से दादी माँ मान सकते हैं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण परत है जिससे हमारे पृथ्वी को रक्षा मिलता है, रक्षा करता है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। यह वायुमंडल का तीसरा परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत से आने पर जल जाती है। यह जो मध्य मंडल है यह वायुमंडल का तीसरा परत है। यह समताप मंडल के ऊपर होता है और 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से जितने भी उल्का आते हैं ये सारे उल्का इसी मंडल में टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और अगर बड़ा हो तो हमारे पृथ्वी पर कुछ अंश आते हैं। अब आ जाते हैं बाह्य मंडल। यह बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बाह्य मंडल में तापमान बहुत अधिक होता है। यह मंडल आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयन मंडल का मुख्य काम है
रेडियो संचार को फैलाना। इसीलिए ये जो वायुमंडल है यह रेडियो संचार को फैलाने का काम करता है। इस परत का उपयोग वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग को परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं वायुमंडल। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्के गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर अंतरिक्ष में फैले रहते हैं। ठीक है, तो हो गया ये सारे वायुमंडल के परत के बारे में। अभी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मौसम और जलवायु के बारे में। तो मौसम किसी क्षेत्र में कुछ समय के लिए उसमें परिवर्तित घटना मौसम कहलाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ समय बाद शाम के समय में ऐसा बारिश हो गया जैसे कि हमें ठंडा महसूस हुआ। तो ये जो बदली 2 या 3 घंटे के अंदर जो चीज़ बदला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मौसम। मौसम यहाँ आपने देख सकते हैं, मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे एवं दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना देती है और अच्छी हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। इसी समय हम टूरिस्ट प्लेस में घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। मौसम घटना का मतलब होता है कि कुछ समय में बदलती हुई। और जलवायु लंबे समय तक किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले मौसमी घटना को जलवायु कहते हैं। ठीक है, किंतु दीर्घकालीन किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान का जलवायु कहलाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं तापमान। तो यहाँ एक जानकारी है, यह जानकर कि पृथ्वी से जो सूर्य जो उष्मा देता है उसका 2 अरब भाग ही हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं पहुँचता है। तापमान के बारे में पता चलते हैं। प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। जो वायुमंडल में हम लोग अनुभव करते हैं उसे वायुमंडल का तापमान कहते हैं और वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम, जितना भी गर्मी है और ठंडे के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्मी होती है। अभी बात कर लेते हैं अपतन। अपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोकती है उसे अपतन कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली उष्मा पृथ्वी पर रोकता है उसे अपतन कहते हैं। अपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटते जाता है। भूमध्य रेखा में जितना है उससे ध्रुव में कम होगा, ध्रुव में उसकी अपतन की मात्रा कम होती जाएगी, इसलिए तापमान उस प्रकार घटता जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ध्रुव की तरफ बर्फीले क्षेत्र पाए जाने का मुख्य कारण यही है कि ध्रुव के समीप इसका तापमान कम होते जाता है, अपतन कम होते जाता है, इसलिए ध्रुव में तापमान कम रहता है। चलिए, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। क्या आप जानते हैं कि इसका खोज किसने किया? तो इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री में सेल्सियस पर जमता है। 0 डिग्री होगा तो जल जम जाएगा और 100 डिग्री होगा तो उबलता है। ध्रुव में बर्फ ढका हुआ है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकते हैं। और गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गांव में तापमान कम रहता है
और नगरों में तापमान बहुत अधिक होता है, क्योंकि नगरों में पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और गाँव में बहुत ही से अधिक पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर कृषि भूमि है, वहाँ पर खुले आसमान के नीचे रहते हैं, इसलिए वहाँ पर बहुत कम मात्रा में तापमान होता है। दिन के समय में एसोफ्रिस्ट से बने सड़क एवं धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त कर देते हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचाई भवन गर्म वायु को रोक लेता है, जिससे नगर का तापमान बढ़ जाता है। वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाता है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए कि क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लग रहा है और हमारा शरीर विपरीत बल लगा रहा है। अगर कोई एक वस्तु है, उस पर वायु नहीं है, शून्य है, वायु शून्य है, वायु अगर वहाँ पर शून्य है, तो उस पिंड पर वायु पूरा बल लगाता है, चारों ओर से वायु बल लगाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर पर भी वायु बल लगाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वायु होने के कारण यह बल हमें महसूस नहीं कर पाते हैं, और बल चारों दिशा से लगता है, इसलिए भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और एक यहाँ पर है कि चांद पर वायु नहीं होती है, चांद पर वायु नहीं होती है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं होता है। चांद पर वायु नहीं होता है, तो इसलिए वायुदाब भी नहीं होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वह विशेष रूप से सुरक्षित हवा भरे हुए अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, जिसमें हवा भरा हुआ होता है, और वह पोशाक हमारे अंदर और बाहर दोनों क्षेत्र के वायु को नियंत्रित रखता है। अगर ये पोशाक नहीं पहने तो यात्री पर विपरीत वायुदाब लगेगा, और जिससे उसके रक्त शिराएं फट जाएगी, और जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्राव हो सकता है और वह उसकी जान भी जा सकती है। पृथ्वी की सतह पर वायु के वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब वायुदाब कहलाता है, और वायुमंडल में यह दाब सर्वाधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह दाब घटता है। वायुदाब का क्षितिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और निम्न दाब वाले क्षेत्र में वायु बदल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़े होते हैं। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसलिए इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। जहाँ पर ठंडा वायु है वहाँ उच्च दाब बनता है, और जहाँ गर्म वायु है वहाँ पर निम्न दाब बनता है। ठीक है, यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ये अगले वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देख लें। तब तक